गाइस, अब ये है मेरा कंसोलिडेशन चैप्टर। कंसोलिडेशन में सबसे पहला स्टेप होता है, हमें हमें निकालना होता है पेरेंट का परसेंटेज कितनी है, एनसीआई की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है और डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है। मुझे ये दो चीज़ें पता होगा कि मेरी ये दो चीज़ें क्या क्या है, मुझे निकालना। उसके बाद थर्ड निकालना हो तो मुझे पीसी। पीसी में इन सब्सिडी की बैलेंस शीट में दे रखा होगा, या सॉरी पेरेंट की बैलेंस शीट में गिवन होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो मुझे लेना है मेरा वो पीसी की, वो मेरा है पीसी। उसके बाद आईएनए मुझे निकालना होता है। आईएनए आईएनए में सबसे पहले आता है मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बोनस। इक्विटी शेयर कैपिटल किसकी, सिर्फ सब्सिडरी की। इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ सब्सिडरी की आएगी। ठीक है, मुझे प्री एंड पोस्ट इक्विटी रिजर्व अलग अलग करना होता है। ओपनिंग गिवन होगा प्री का, पोस्ट का। प्री में आएगा टिल डेट ऑफ एक्विजिशन तक, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक पोस्ट में। ठीक है, ओपनिंग डे गिवन होगा। अगर मुझे रिजर्व में मेरी दो चीज़ें आएंगी, अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग। अगर मुझे कुछ भी नहीं बता रहेगा कि मेरा अदर रिजर्व प्री का है पोस्ट का है, तो अदर रिजर्व बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे प्री का है, और रिटेन अर्निंग बाय हम डिफॉल्ट मानेंगे पोस्ट, क्योंकि रिटेन अर्निंग जनरली इक्विटी लास्ट में देखी जाती है। लास्ट में आती है प्रॉफिट वगैरह। अगर हम साइकिल में देखो ये बीआईटी वाली, रिटेन मतलब लास्ट है तो पोस्ट। ओपनिंग रिजर्व और अदर रिजर्व होंगे अदर, ओपनिंग ओ ओ, तो प्री के माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा पोस्ट में से माइनस होगा। मानेंगे कि हमने रिटेन अर्निंग में से दिया है, तो हमेशा पोस्ट में ऐड होगा। डिविडेंड पोस्ट में ऐड करा, उसके बाद इनका टोटल कर लेना। अब पोस्ट में डिविडेंड और जो रिजर्व आएंगे उसको प्लस करना। मान लो सपोज 200 आ गया, उसको टाइम फैक्टर एडजस्टमेंट लगाना है। 200 इंटू टाइम फैक्टर की एडजस्टमेंट। मान लो 3 महीने प्री में है और 9 महीने पोस्ट में है, तो 3/12 प्री वाले। ठीक है, वो करना। इधर से माइनस, इधर प्री में ऐड करनी है प्री वाली रिजर्व, और पोस्ट में से माइनस कर देना। उसके बाद कुछ बोनस है तो बोनस हमेशा प्री में से माइनस होगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल में बोनस मेरा ऐड होगा। अब उसके बाद पोस्ट में ध्यान रखना सिर्फ क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओपनिंग रिजर्व आएंगे, डिविडेंड आएगा, डिविडेंड प्लस होगा। उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मुझे करनी है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में गेन है प्लस, गेन है तो इसके ऊपर डीटीएल, लॉस है माइनस, इसके ऊपर डीटीए, लायबिलिटी का लॉस है, लायबिलिटी बढ़ गई माइनस, इसके ऊपर डीटीए। अब रिवैल्यूएशन गेन आया है सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट पे, प्लस इसके ऊपर डीटीएल। अब गेन बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई, एक्सेस डेप्रिसिएशन लगाना होगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन हमेशा मेरा पोस्ट में से जाएगा, क्योंकि हम ईयर एंड पे लगाएंगे, तो पोस्ट में से माइनस, इसके ऊपर डीटीए। अगर डेप्रिशिएबल एसेट पे लॉस हो गया मेरा, यहाँ से माइनस डीटीए। अब लॉस हो गया, वैल्यू कम होगी, सेविंग इन डेप्रिसिएशन होगी, तो पोस्ट में प्लस, इसके ऊपर डीटीए। अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है, मान ली सब्सिडी ने कम पेरेंट को दिया था, तो सब्सिडी के रिजर्व देख रहे हैं अभी हम, सब्सिडी का अनरियलाइज प्रॉफिट पोस्ट में से माइनस, और इसके ऊपर डीटीए। ठीक है, अब ये बात देखना, रिवैल्यूएशन गेन मुझे अगर डायरेक्ट लेन दे रहेगा तो मैं देखूंगी फेयर वैल्यू क्या है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, माइनस कैरिंग अमाउंट क्या है डेट ऑफ एक्विजिशन पे। जो भी मेरा जो डिफरेंस आएगा ये मेरा क्या होगा, रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन ऑन डिपॉजिट। अब अगर मुझे एक्सेस डेप्रिसिएशन, मुझे रिवैल्यूएशन का गेन डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, मुझे लाइफ बता रखी है, गेन का अमाउंट और लाइफ क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, अमाउंट इनटू पोस्ट में कितना पीरियड है अपन में टोटल पीरियड, मतलब पोस्ट में 9 मंथ है, डिवाइडेड बाय टोटल 12, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी एक्सेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद अगर लॉन्ग कट लगाना होगा, मान लो कि 1 अप्रैल X1 में मैंने परचेज करी थी, 31 मार्च X2 की वैल्यू दे रखी है, 10% का डेप्रिसिएशन लगना, जहाँ यहाँ वैल्यू वो मेरी 90% वैल्यू है, पहले मैं उसे 100% बनाऊंगी, बना के यहाँ ले आऊंगी, और फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। लॉन्ग कट से ऐसे करना है, तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, फेयर वैल्यू दे रखी होगी इस दिन की। अब ये सब हो गया, तो पोस्ट में मेरे पास क्या क्या आया, ओपनिंग, डिविडेंड ऐड, टाइम एडजस्टमेंट माइनस, एक्सेस डेप्रिसिएशन खर्चा माइनस, इसके ऊपर डीटीए, सेविंग प्लस, इसके ऊपर डीटीए, अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज है माइनस, इसके ऊपर डीटीए। ठीक है, ये होगा अनरियलाइज जब सब्सिडी ने पेरेंट को दिया है। अपस्ट्रीम वाली है जब सब्सिडी ने दिया है पेरेंट को। अब क्या क्या करना, अब इसके एडजस्टमेंट करना मत भूलना, फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट गेन लॉस बैलेंस शीट में और पी एंड एल में।
बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा, रिवर्सल किया माइनस हो जाएगा, समथिंग समथिंग, ये सब डिटेल का अलग, सारे डिटेल एक साथ सबका अलग से करना है। अब जो भी मेरा पोस्ट में आया उसको दो हिस्सों को दे दो, प्रिंस पेरेंट को और एनसीआई को, उनकी उनकी परसेंटेज, पेरेंट का अदर इक्विटी में चला जाएगा, एनसीआई का एनसीआई में चला जाएगा। और जो भी ये डिविडेंड होगा पेरेंट का पेरेंट की अदर इक्विटी से माइनस और एनसीआई का एनसीआई से माइनस, ये मैं आगे बताऊंगी भाई। और मेरा आईएनए क्या आएगा, आईएनए जब भी मुझे निकालना है तो टोटल आएगा मेरा प्री वाला, प्री प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बोनस, ये मेरा आईएनए आएगा। प्लीज़ आईएनए में ध्यान रखना, खाली अदर अदर रिजर्व मत ले लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल और सब्सिडरी को भी लेना है, प्लीज़ ध्यान रखना। अब अगर इसमें कोई मैंने इन्वेंट्री या ट्रेड पेबल दिया था, ठीक है, सब्सिडरी पेरेंट्स के बीच में हुआ था, उसमें जो भी मेरा गेन लॉस आया और मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वो सेल कर दिया, डेट ऑफ एक्विजिशन बाद, बट डेट ऑफ कंसोलिडेशन से पहले, एक्विजिशन के बाद और कंसोलिडेशन से पहले, तो जो भी वो गेन लॉस आएगा वो पोस्ट के रिजर्व, पोस्ट में रिवर्स हो जाएगा। गेन लॉस, गेन हुआ है तो माइनस हो जाएगा, लॉस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसको बैलेंस शीट में बेफेक्ट ले लेना। डिटेल का अलग से बैलेंस शीट वगैरह ये सब बता दिया। अब हो गया मेरा पीसी आ गया, वो सब आ गया। इसके बाद मेरा आता है एनसीआई। एनसीआई एक तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाला ओपनिंग जितना भी था पीएसएनए पे था, तो आईएनए इंटू एनसीआई, आईएनए जो मैंने अभी पीछे निकाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री वाला, आईएनए वो एनसीआई की परसेंटेज, फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू, ठीक है। ए बी ओपनिंग प्लस पोस्ट में हिस्सा जो भी आया, डिविडेंड माइनस और गुडविल का इम्पेयरमेंट माइनस। एनसीआई में सिर्फ चार चीज़ें आएंगी, ओपनिंग, प्री में हिस्सा, डिविडेंड माइनस, गुडविल का इम्पेयरमेंट माइनस, अगर गुडविल फुल वाली है तो, ठीक है। ये मेरा हो गया एनसीआई, पूरा एनसीआई। जो ओपनिंग एनसीआई वो खाली गुडविल निकालने के काम आता है, पीसी प्लस एनसीआई माइनस आईएनए करते हैं, पीसी प्लस एनसीआई, एनसीआई खाली ओपनिंग वाला, एनसीआई यहाँ पे खाली ओपनिंग वाला। और कोई प्रीवियस साइड इन्वेस्टमेंट है तो वो गुडविल आ गया, कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रहा है तो गुडविल के ईयर एंड में वो कर दो। अब इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, फुल गुडविल है तो प्रिंसिपल और एनसीआई दोनों, पार्शियल गुडविल है तो खाली पीएसएनए पे होती है, ठीक है। पार्शियल गुडविल, फुल गुडविल है तो वो फेयर वैल्यू वाली जो गुडविल होती है। अब स्टेप 5 अदर इक्विटी, ठीक है। अब स्टेप 5 में आता है अदर इक्विटी, खाली अदर इक्विटी में हम लेंगे खाली पेरेंट का हिस्सा, क्योंकि पेरेंट का हिस्सा ही जाने वाला है। तो ओपनिंग पेरेंट का हिस्सा कितना था, पोस्ट में हिस्सा सेम, डिविडेंड माइनस गुडविल का इम्पेयरमेंट माइनस। कोई अगर बैलेंस शीट में अगर पीसी मैंने इशू किया तो उसमें मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो प्लस, कोई डेफर्ड कंसिडरेशन था तो उसका जो भी अनवाइंडिंग होगी वो यहाँ पे माइनस, अनवाइंडिंग के बाद जो भी आएगा वो मेरा बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा एज ए लायबिलिटी। अगर पेरेंट ने कुछ सब्सिडी को दिया था, डाउन स्ट्रीम थी, तो उसका अनरियलाइज गेन यहाँ पे गेन माइनस हुआ तो उसके ऊपर डीटीए, ठीक है। जब भी अब मैं कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले तो जो मेरी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी वो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगी, गेन लॉस पीएनएल में जाएगा, गुडविल को लेना पड़ेगा, एनसीए को कंसिडर करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में सब आएगा, बट इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल किसकी आएगी, सिर्फ प्रिंसिपल की आएगी। और पीसी इन्वेस्टमेंट जो मैंने ऑलरेडी हेल्ड कर रखा था वो एलिमिनेट होगा, वो मैंने बता दिया कि कैरिंग अमाउंट में बाहर जाएगा। और शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट की आएगी, सब्सिडी की हम इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे। यूआरपी की एडजस्टमेंट कर देना, इंटर ग्रुप की कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसको एलिमिनेट करनी है, फेयर वैल्यू वो करना है। अब है स्टेप अप एक्विजिशन केस में, पहले इतना कंट्रोल था इतना कंट्रोल था, ठीक है। तो पीसी में ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो डन कर रखी थी उसकी फेयर वैल्यू, और अगर कंट्रोल अलग दिन आया है तो फिर डेट ऑफ एक्विजिशन चेंज होगी। पहला केस तो ये। सेकंड केस, कंट्रोल पहले 70% था, 10% और ले लिया, मतलब मैंने कंट्रोल लिया, मेरा कैश गया तो टू कैश, जितना कैश गया जितने में कंट्रोल लिया। अब एनसीआई जब भी बाहर, जब मैंने अगर कंट्रोल ज़्यादा कर लिया, एनसीआई का कंट्रोल कम हो गया तो एनसीआई बाहर, ठीक है। अब इसके बाद
जो भी मेरा था, अब मैंने 10%, 70% था, 10% वो ले लिया, मतलब मेरा 10% बढ़ा, एनसीआई का कम हो गया। जब भी एनसीआई बाहर जाएगा तो प्रोपोर्शनल पे जाएगा, जब भी रिकॉर्ड होगा तो या तो पीएसएनए पे रिकॉर्ड होगा या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो मेरा एनसीआई एनसी प्रोपोर्शनली पहले 30% के लिए थे 6600 था, तो अब 10% के लिए कितना, 30% के लिए 6600 या 6600/30%, 20% के लिए कितना आ गया, 1100। तो यहाँ एनसीए डेबिट हो गया, बाकी जो कुछ भी बच गया वो जाएगा रिटेन अर्निंग में। कंसोलिडेशन रिटेन अर्निंग, मैंने जब हिस्सा एक्वायर किया, मुझे जो भी गेन हुआ, प्रिंसिपल को जो भी गेन होता है वो जाता है अदर इक्विटी में। ठीक है, अगर ऐसे मैं अपना 10% हिस्सा बेच देती, तो अगर मैं एसएफएस बना रही होती तो मेरा जाता पीएनएल में, और या एनसीआई की जगह क्या आ जाता, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी वगैरह आ जाता। ठीक है, अब आता है, अब ये तो मैंने खरीदा था, मैंने डिस्पोजल कर दिया। डिस्पोजल में दो केस बनते हैं, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, मेरा कंट्रोल नहीं गया है। तो अगर कंट्रोल नहीं गया तो मेरे पास कैश, डेबिट कैश आया, जितने अमाउंट के लिए आया वो कैश। अब मेरा कंट्रोल मैंने दे दिया, मतलब एनसीआई का कंट्रोल बढ़ गया। एनसीआई, अगर अब एनसीआई रिकोगनाइज करना है, फेयर वैल्यू पे है तो सब्सिडी का आईएनए प्लस गुडविल, यहाँ गुडविल प्लस होगी, और एनसीआई का परसेंटेज जितना मैंने छोड़ा बच गया, मतलब मान लिया मैंने 25% छोड़ दिया, तो एनसीआई का 25% बढ़ गया, उतना 25% बढ़ा देंगी। जो भी डिफरेंस आएगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में जाएगा, मेरा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में। अगर यही मुझे मेरे एसएफएस में रिकॉर्ड करना होता तो कैश आ गया, डेबिट करती, तू क्या करती, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसएफएस प्रॉफिट लॉस जाता है मेरा पीएनएल में। ठीक है, अब मेरा है विद लॉस ऑफ कंट्रोल, मुझे लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ है। ठीक है, 80% था, मैंने 70% सोल्व कर दिया, तो कैश एंड बैंक कितने परसेंट के लिए है, 70% के लिए। एनसीआई पुराने वाला है 20%, मैंने रिटेन कितना करा, 10%, ये सारे परसेंट मिला के 100% हो जाएंगे। ठीक है, और सारी मतलब जो मैंने पहले ही करी थी ना, वो मुझे सब रिवर्स करना है। मैंने पहले आईएनए डेबिट किया था, मतलब ऐसे डेबिट टू लायबिलिटी, नेट एसेट मैंने पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट, गुडविल पहले डेबिट करी थी, अब क्रेडिट। आईएनए 100%, जिस दिन मैंने अपना शेयर दिया है उस दिन का आईएनए 100%, गुडविल दे रखी होगी मुझे। ठीक है, गेन लॉस प्रॉफिट में। अब जो एनसीआई का 20% हिस्सा रहेगा वो खाली आईएनए पे आएगा, इन्वेस्टमेंट जो रिटेन रहेगी वो रहेगी मेरी गुडविल प्लस आईएनए पे 10%। ठीक है, कैश एंड बैंक तो मुझे दे रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया पीएनएल में, अगर मेरा पूरा लॉस ऑफ कंट्रोल चला गया। अब जब भी मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल जाता है ना, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे कुछ फॉलोइंग रिजर्व्स होते हैं, मुझे वो भी डालने पड़ते हैं, जैसे एफसीटीआर का पीएनएल में जाएगा, रिवैल्यूएशन का है तो रिटेन अर्निंग में जाएगा, पीपी ही का है तो मेरा रिटेन अर्निंग में जाएगा। इसके बाद मैं एक बार बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, रिवैल्यूएशन पीपी का है तो रिटेन अर्निंग में जाएगा, एफसीटीआर का है पीएनएल में जाएगा, डेट का है पीएनएल में जाएगा, इक्विटी का है रिटेन अर्निंग में जाएगा, एक्चुरियल गेन और लॉस है सब्सिडी का रिटेन अर्निंग में जाएगा, अवेलेबल फॉर सेल का रिजर्व है पीएनएल में जाएगा। तो मुझे ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद मेरा एक स्टेप रह गया, चैन एक्विजिशन। चैन एक्विजिशन क्या होता है कि एक की होल्डिंग 80% थी, बीबी में इतनी परसेंट थी, तो इसमें मुझे मेन ध्यान रखना होता है, मुझे सिर्फ निकालना होता है। अब सपोज कि सब्सिडी वन डायरेक्टली गिवन होगा, अब जैसे ये अगर मैं खाली इन दोनों को देखूँ, सी हियर, अगर मैं पहले खाली इन दोनों को देखूँ और फिर मैं इसको पूरा देखूँ, तो पहले मुझे दिख रहा है 80% शेयर होल्डिंग है मेरी पी और एस वन में डायरेक्टली 80% है, एस टू में 80 × 60 48% है मेरी। एनसीआई का परसेंटेज कैसे निकलेगी, 100 - 80, 100 - 48, ये इतनी एनसीआई की परसेंटेज आ गई। डेट ऑफ एक्विजिशन एस वन के लिए डायरेक्टली गिवन होगा किस दिन आया, और लेटर, और एस टू के लिए जब कभी लेटर आएगा जब मैंने पी ने एस वन को एक्वायर किया या फिर एस वन ने एस टू को जब भी एक्वायर किया वो आएगा। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन, अब मेरा जब भी मैं आईएनए वही सेम अलग अलग निकलेगा, रिजर्व दोनों के अलग अलग निकलेंगे, आईएनए शेयर कैपिटल प्लस प्री में रिजर्व जो भी आएगा, एनसीआई ओपनिंग वाला, पोस्ट में हिस्सा, डिविडेंड में माइनस, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस। जिसमें एक और चीज़ माइनस क्या होगी, जब मैं एस वन का ले रही हूँ, एनसीआई निकाल रही हूँ, एस वन की एनसीआई में कुछ सब्सिडी टू के एनसीआई भी है। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन एस टू, मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हो उसमें एस वन में जो मेरी सब्सिडरी है
मतलब जो प्रिंसिपल की सब्सिडी S1 है मैं उसको 100% नहीं कर रही, कुछ उसमें एनसीआई का हिस्सा भी है, तो शेयर परसेंट ऑफ एनसीआई इन S1 वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन में S1 में से। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन S2 से मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन S2 या एनसीआई निकालो तो एनसीआई की परसेंटेज S1 में, यहाँ नीचे प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल की परसेंटेज S1 में। ठीक है, तो एनसीआई निकालते वक्त ध्यान रखना सिर्फ S1 से, S2 में इन्वेस्टमेंट अमाउंट, S1 का एनसीआई परसेंटेज। ऐसे जब गुडविल निकालेंगे तो पी S1 का तो गिवन होगा, S2 का निकालेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने का रखे S2 में इनटू शेयर ऑफ पी, मेरा कितना पी है S1 में, जितना S1 में आएगा उतना ही उसमें आएगा, तो S1 में मेरा कितना हिस्सा है। ठीक है, वो होगा मेरा S2 का पीसी, यहाँ S1 में आ रहा था यहाँ S2 में आ रहा है, प्लस एनसीआई एक्विजिशन डेट वाले ए वाले माइनस INA गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगी। रिटेन अर्निंग सेम वैसे ही है, प्री रिजर्व में, पोस्ट रिजर्व में डिविडेंड इम्पेयरमेंट लॉस, कुछ अगर यूआरपी का गेन है डाउन स्ट्रीम में प्रिंसिपल ने दिया है सब्सिडी को उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह लगा है, पीपी पे कोई और एडजस्टमेंट है, ये सब। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दोनों की अलग अलग बनेगी जैसे मुझे बताया गया था। पूरे इसमें बस